ये जरूरी क्यों है? क्योंकि 40% आबादी है और हिंदुस्तान से बड़ा हिस्सा एक साउथ एशिया का है जो डेमोक्रेसी पर काम कर रहा है। मैं इसको सवाल से के साथ जोड़ देता हूँ जी जी कि जी सर, आपने किताब लिखी साउथ एशिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, और हमारे यहाँ तो सवाल होता है कि यहाँ तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, खासतौर से श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, आपने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, नेपाल का भी, कि वहां तो डेमोक्रेसी नहीं बची है, और आपने लिखा कि हम इन देशों से भी डेमोक्रेसी सीख सकते हैं। क्या मायने है इसका? हाँ, नहीं नहीं, यस यस, गुड पॉइंट। मुझे बल्कि जो पहले ही मेरा किताब के बाद इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैंने ही कहा था कि जो नेपाल में आजकल हालात हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, तो उस पे मैंने इसमें कहा था कि उसको ये समझो कि ये एड ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन होगी। ये तो डेमोक्रेसी का वहाँ पे जिंदा होने की अलामत है। और वो जो वहाँ के जेनजी है, यूथ हैं, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वो डेमोक्रेसी ज्यादा चाहते हैं और ईमानदारी की डेमोक्रेसी, अच्छी डेमोक्रेसी, डीपर डेमोक्रेसी चाहते हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो वो डेमोक्रेसी की मौत नहीं है, डेमोक्रेसी की जिंदगी दिखाता है। तो जिंदगी ये दिखाता मैंने है। जी जी, क्योंकि लाइव इनके की अच्छा, और उसका एक सबूत देखिए कि ये जो जैन सिर्फ पहले दिन जब इन्होंने वो किए स्ट्रीट प्रोटेस्ट किए, उसका रीजन क्या था? हुआ क्या कि वहां पे वहाँ की गवर्नमेंट ने सारी जो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको उनको बंद बैन कर कर दिया। दिया, बंद बंद कर कर दिया। अच्छा, नेपाल जैसे देश के लिए, अब तो पहले पहले तो पूरी दुनिया के लिए ही, लेकिन नेपाल जैसे देश के लिए ये एक लाइफ लाइन है, क्योंकि 10% ऑफ देयर पॉपुलेशन बाहर रहती है दूसरे देशों में। और वो रोजाना उन्हें डेली बेसिस, किसी के हेल्थ का इश्यू है, किसी का एजुकेशन का है, कोई रेमिटेंसेस भेजने हैं, उनकी तो लाइफ लाइन है। जब वो लाइफ लाइन ही बंद हो जाए तो वो तो बहुत गुस्से में वो सड़क पे उतर आए, डिमांडिंग के ये बैन हटाया जाए। ये तो वैलिड डिमांड थी, कोई गलत डिमांड तो नहीं थी, क्योंकि जब सरकार ने बैन लगाया उन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, उन सब ने कि जी अपने ऑफिस यहाँ खोलो, वो उन्होंने खोलने से इनकार कर दिया, कुछ नहीं इलेक्शन लिया तो उन्होंने बैन कर दिया। तो ये प्रोटेस्ट बैन के खिलाफ था, राइट। तो बाद में जब ये जब हड़ताल पे निकले, प्रोटेस्ट पे निकले, तो इनके ऊपर गोलियां चला दी गई, एंड शूट टू किल वाली गोलियां चलाई गई कि 19 तो पहले दिन ही मर गए, और उसी के जितने इंजर हुए 4-5 दिन वो के अंदर 70 उसमें के भी करीब वो मर गए। उसके बाद गुस्से में फिर वो दैट इज व्हेन दे केम ऑन द रैम्पेज। बेशक उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ बिल्डिंगें वगैरह आग लगाई, जलाई, जो आप देखेंगे दुनिया भर में हर जगह प्रोटेस्ट होता है तो यही उसकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं, वो अगर वायलेंट हो जाते हैं तो ये शक्ल ले लेते हैं। लेकिन आप तो ये देखेंगे कि जब उसके बाद वो सरकार वो गिर गई, जो बेईमान, जिसके खिलाफ बेईमानी के इल्जाम थे, तो उसके बदले वो ये नहीं कि ये जो यूथ लीडर थे खुद प्राइम मिनिस्टर बन बैठे, इन्होंने एक रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम उस कर। रेफरेंडम में अपने आप को पेश नहीं किया, बल्कि एक बुजुर्ग लेडी जो फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थी और करप्शन के खिलाफ लड़ती रहती थी, तो उनको चुना। वरना ये ग्रैब कर लेते पावर, पावर तो उन्होंने ग्रैब नहीं की। उसी तरह उनकी आर्मी को भी हम क्रेडिट देंगे कि उनके लिए भी मौका था कि कू कर लो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर छोड़ के भाग गए, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होने लगे, तो चलो हम भी ग्रैब कर रहे हैं। उन्होंने भी नहीं किया, यूथ ने भी नहीं किया, और बल्कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया कि एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल हैं उनको चुना। ये तो सब डेमोक्रेसी का जिंदा होने की अलामत है, न कि मरने की अलामत है। जी, लेकिन सर जैसे नेपाल को लेकर अब तो एक जैन जी शब्द जो है कोनोटेशन में ही नेगेटिव हो गया। उससे पहले जो हम्म बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना जी अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ही रह रही हैं, और आपने श्रीलंका को भी इलेक्शन का जिक्र किया है, सारे ही देशों का आपने जिक्र किया किताब में, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सभी लोगों को, बांग्लादेश को भी। तो खासतौर से बांग्लादेश और फिर उसके बाद नेपाल को लेकर भारत में ये चिंता होने लगी कि ये फॉरेन फंडिंग और डीप स्टेट का इशू है, डेमोक्रेसी का इशू नहीं है, उनको यूज किया जा रहा है। क्या नहीं, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आपने सारे ही देशों को, मुल्कों को स्टडी भी किया है, इलेक्शंस भी जी आपने देखे हैं। जी, देखिए जेन जी हैज बिकम अ डर्टी वर्ड, मैं उससे एग्री नहीं करता। नॉट येट, हो सकता है कि बार बार उसका इस्तेमाल करें, लेकिन ये जरूर है कि जेन जी ने बहुत सारे देशों को नोटिस पे रख दिया है। भाई देखिए, यूथ मूवमेंट तो हमेशा से यूथ मूवमेंट ही
डेमोक्रेसी के लिए लड़ती रही हैं, और आज नहीं कल और पूरी दुनिया में। इसलिए ये कहना कि ये जेनजी ये सब नालायक हैं, ये गलत। करप्शन के खिलाफ नहीं लड़े, गर्दन उनकी घुटी रहे, वो चुप रहे। तो इसलिए जेन जी को हम इतना नालायक और निकम्मा समझें कि वो कुछ भी रिएक्ट ना करें, ये तो गलत है ना। तो वहाँ की जेन जी ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट सिर्फ मोर डेमोक्रेसी और मोर फ्रीडम के लिए किया था। तो एक तो उसको डर्टी वर्ड दे देना, कोशिश जरूर की जा रही है अब, और भी की जाएगी कि उसको डर्टी वर्ड में डिक्लेयर कर दें, और इस किस्म की कैंपेन कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत जल्दी 10-12 बार यूज करो, सब लोग उसको डर्टी समझ लेते हैं। जेनजी क्या चीज है? यूथ। क्या हम अपने यूथ को जेनजी कहना चाहेंगे, उनको डर्टी कहना चाहेंगे? यूथ तो हमारा फ्यूचर है। हम खुद यूथ के लिए कितने काम करते हैं, यूथ के लिए कितने प्रोग्राम करते हैं। तो इसलिए जो यूथ को बदनाम कर देना कि जी ये तो जेनजी हैं, जेनजी कह के या कोई नाम दे के उनको बदनाम करना, ये तो गलत बात होगी। यूथ तो किसी भी देश का फ्यूचर होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना, उनकी शिक्षा अच्छी कराना, उनको स्किल देना, उनको सिविक एजुकेशन देना, ये हम सबका फर्ज होता है, और सरकारें करती रहती हैं। हमारी पूरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है। पहले मैं सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स रह चुका हूँ, और यूथ में इतना पोटेंशियल है काम का, इतना पोटेंशियल। बाद में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स को अलग कर दिया गया ताकि यूथ पर पूरा फोकस हो सके। तो इतना तो अगर फोकस हो रहा है कि वो इतनी, आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में इसको जेन जी को एक नेगेटिव कनोटेशन के साथ शुरू किया जा रहा है, या हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी एक डीप स्टेट के थ्रू कुछ मिली भगत या कुछ ऐसी भारत में भी अस्थिरता की कोशिश, ये बड़ा आरोप आजकल चल रहा है? देखिए, अभी तो मैं नहीं समझता कि जेन जी हैज बिकम अ डर्टी वर्ड। कोशिश हो सकती है, और लेकिन जो आपने दूसरा इशू बताया ना, डीप स्टेट के, जो डीप स्टेट का होना बड़ा खतरनाक चीज है, और वो भी रियलिटी है। वो जगह जगह डीप स्टेट हर जगह की कोशिश करती है। अब जैसे मैं बांग्लादेश की मैं बात करूंगा कि बांग्लादेश में मैं जब इलेक्शन हुए थे पिछले 2 साल पहले, तो उससे हाँ, वो लास्ट जो इलेक्शन हुआ है उसके से 1 महीने पहले मैं बांग्लादेश में था, ढाका में गया था। तो मेरी शेख हसीना से एक मीटिंग हुई थी। 3-4 इलेक्शन कमीशन थे, उसमें उनका मैं लीडर था। मालदीव के थे, नेपाल के थे, श्रीलंका के थे। तो उसमें मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन, हमने 1 घंटे की मीटिंग की। तो उसमें उन्होंने बताया कि साहब मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी डीप स्टेट की और फॉरेन हैंड की हो रही है, कि वो मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मुझे हटाने के चक्कर में। और वो ये कहते रहते हैं कि साहब आप अपना ऑपोजिशन के साथ अपनी दोस्ती बनाइए, उनके साथ रिलेशन इंप्रूव कीजिए। तो उन्होंने बड़ा एक ह्यूमरस जवाब दिया, जो मैं सुन के बड़ा, जो उन्होंने ये कहा कि जिस दिन मैं बाइडेन और ट्रम्प को हाथ में लाता देखूंगी, उस दिन मैं खालिदा जिया को गले लगा लूंगी। तो खुद तो आपस में लड़ते रहते हैं वो, और दूसरे से कहेंगे साहब आप अपनी लड़ाइयां बंद कीजिए। तो ये उनकी जो डबल स्पीक थी ना, जो इसको उन्होंने पॉइंट आउट किया। और उन्होंने उस वक्त खुद ही कहा था कि मुझे डर ये है कि मुझे यूएस गवर्नमेंट मुझे निकालने के चक्कर में है। अब हाँ, ये कितनी जगह देखा गया कि यूएस एड और यूएस एम्बेसी जहाँ जहाँ होती हैं, वो कितनी जगह रेजिम चेंजेस हो चुकी हैं। तो उस स्टेट में अगर ये फॉरेन हैंड का होना इज अ रियलिटी, फॉरेन हैंड का डेंजरस होना इज अ रियलिटी, एंड वी हैव टू बी कंसर्न। एंड आई एम ग्लैड दैट इन इंडिया वी आर वेरी वाइज अबाउट इट, एंड उसके ऊपर हम पूरी निगाह रखते हैं। और जो है जैसे FCRA वगैरह की रेगुलेशन हो रही है, कितनी सख्त हो गई हैं, और कितनी ऑर्गेनाइजेशन पाई गई जो फॉरेन फंडिंग होती थी, किस पर्पज से होती थी, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और हो रही है। कुछ लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन फैक्ट ये है कि भाई ये अगर फॉरेन मनी के जरिए एक किस्म के खुराफात प्लान की जा रही है, उसको रोकना तो स्टेट का फर्ज बनता है। तो आपको हिंदुस्तान में भी ये खतरा दिखाई दे रहा है डीप स्टेट का? और जैसे आपने शेख हसीना जी का जिक्र किया, तो आजकल तो भारत में भी सरकार और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके दिल भले ही ना मिले, आजकल तो हाथ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, हाथ भी नहीं मिलता है। वो तो स्पोर्ट्स के अरीना में इसको पॉलिटिक्स को लेकर आना तो खैर बदकिस्मती की बात है। अगर ऐसे ही था तो खेलना ही नहीं चाहिए था। खेलना जरूर है क्योंकि पैसा बहुत है। ये क्या, ये भी तो कुछ इससे अच्छा मैसेज नहीं निकल के आता ना, कि खेलेंगे तो जरूर। भाई क्यों खेल रहा हो, बंद कर दो। तो और उसके बाद ये मिला ना कि
बल्कि ये तो मुहावरा है कि भाई कोई चीज अगर आदमी गलत करता है तो कहते हैं दिस इज नॉट क्रिकेट। क्रिकेट तो यस, है ही एक सिविलिटी का एक प्रतीक, कि वो यस। उसमें कि जी आप हाथ भी नहीं मिलाएंगे निकलेंगे और उसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे। ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो लेकिन आपने जो सवाल किया कि भारत को कंसर्न डीप स्टेट का, ये तो हमारा है ही और होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली डीप स्टेट बड़े क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है, तो उसको उसके ऊपर निगाह रखना और उसके करेक्टिव एक्शन लेना, ये तो हर स्टेट का काम है। और आवर गवर्नमेंट आई एम श्योर इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ये तो पूरी निगाह इसके रखे हुए हैं इसके ऊपर। सर, नेपाल का जैसे फिर से मैं जिक्र करता हूँ, क्योंकि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आपने चर्चा की नेपाल को लेकर कि वहां पर जो फर्स्ट पास द पोस्ट जो है, जिसे हम लोग कहते हैं एफपीटीपी, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों चल रहे हैं हिंदुस्तान में। ये बहस लंबे समय से चल रही है, आपने भी अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मौजूदा सिस्टम है हिंदुस्तान में, वो क्या सेटिस्फैक्ट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, और क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से हम आ सकते हैं, या नेपाल की तरह से मिक्स जो रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है उस पर चल सकते हैं? महत्वपूर्ण बात थी, और आपने बड़ा गंभीर सवाल भी उठाया। नहीं, आपका ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने लिया। जो आपने मेरी एक किताब दिखाई थी, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये उसका आपने जो दिखाई थी वो पुरानी हो गई, अब ये उसका 7वां एडिशन आया है। अब मेरे पास उस समय से खरीदी थी, मैंने उस समय पढ़ी थी। अब आप इसको फिर खरीदिए, क्योंकि इसमें जो इसकी खूबी है कि इसमें 2014, 19 और 24 के इलेक्शन और ऑल इन बिटवीन जो पिछले 10 साल में जो कुछ हो ना, वो इसमें सारी इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। तो इसमें मैंने वैसे भी देखनी पड़ेगी कि जब श्रीलंकन प्रीमियर यदि आपकी किताब का जिक्र करे। करेक्ट, तो वो भी बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया था। तो इसमें जब मैंने पहला एडिशन लिखा था, तो उसकी नटवर सिंह साहब ने उसका मेल टुडे में उसका रिव्यू लिखा, पहला रिव्यू पहले दिन ही आ गया था। उसमें उन्होंने एक ही चीज मेरी किताब से कोट की, ये इलेक्टोरल सिस्टम और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और मैंने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को उसमें डिफेंड किया था कि सबसे अच्छा सिस्टम है, सिंपल है, 70 साल से इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा वगैरह वगैरह। उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। लेकिन जब वो मेरी किताब आई थी उस वक्त 2014 का इलेक्शन नहीं हुआ था। 2014 के इलेक्शन में जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी। और मैंने जब बाय द टाइम उसका 3rd एडिशन का आया, तो मेरे पब्लिशर ने कहा कि साहब आप इसको अपडेट कर दीजिए। उस अपडेट में मैंने अपने उस ओपिनियन को बदला और मैंने कहा कि साहब फर्स्ट पास द पोस्ट को मैं डिफेंड कर रहा था, अब मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। अब मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फेवर में बोलूंगा, क्योंकि I'll tell you the example और आपको खुद रीजनेबल लगेगी। हुआ क्या, 2014 में यूपी में जिस पार्टी को 3rd लार्जेस्ट वोट शेयर मिला 20%, मायावती के बीएसपी को, तो 20% वोट शेयर, सीटें कितनी, 0 ना। 20% आबादी की वॉइस लोकसभा में न पहुंचे, तो ये तो सिस्टम की खराबी है ना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है कुछ तो आपकी आवाज वहां पहुंचे। उस वक्त मैंने कहा कि ये जो मेरा ये ओपिनियन थी, मैं इसको चेंज करना चाहूंगा। ये नहीं कि मेरा माइंड फिकल है कि ये आज ये है वो है, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बिना पे अगर मैं माइंड न चेंज न करूं तो बिल्कुल ही जिद्दी कहलाऊंगा कि जी जिद पर। अच्छा, उसी जहां से हमने इस सिस्टम को लिया था, यूके, वहां पे भी 10 साल पहले इसके ऊपर एक रेफरेंडम हुआ कि क्या हम इस सिस्टम को अबैंडन कर दें। लेकिन वो बड़ा हाफ हार्टेड सा था, लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी। यंग पीपल, जेन जी तो उसमें आगे भी नहीं आई। बूढ़े बूढ़े जो थे उन्होंने वोट दिया, वो भी बहुत लो पर करने की जरूरत है। अब क्या हम डिमांड कर रहे हैं, क्या सजेशन है कि फर्स्ट पास द पोस्ट के साथ साथ आधा वोटिंग फर्स्ट पास द पोस्ट से करा लीजिए, और दूसरी आधी आपकी होनी चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थे। और प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं कि कोई किसी रिलीजियस बेसिस पे या कास्ट बेसिस पे, बल्कि जितने वोट जिस पार्टी को मिलते हैं, जैसे मैंने बताया किसी पार्टी को 20% वोट मिले, तो 20% सीटें नहीं तो कम से कम 10% सीटें, 5% सीटें कुछ तो दे दो, ताकि उस पार्टी की, उस लोगों की कुछ आवाज लोकसभा तक पहुंचे।
तो इसलिए ये मिक्स सिस्टम जो जर्मन मॉडल है बड़ा मशहूर है, लोग उसका करते हैं, लेकिन थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया था श्रीलंका ने, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया और इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, और फिर उसको किया नेपाल ने। तो नेपाल का सिस्टम मैं समझता हूँ लेटेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा है। उनके इलेक्शन इसके मुताबिक हुए थे और बहुत अच्छे हुए थे। 2 इलेक्शन उनके यहाँ ऐसे हुए 2017 और 19 में कि वो इस सिस्टम को अब हमें इसके को स्टडी करना चाहिए और गौर करना चाहिए कि क्या हम इस पे इसकी तरफ जा सकते हैं। एक चीज और क्या आपने नेपाल का जिक्र किया, फर्स्ट पास द पोस्ट में बताया कि वो हमसे सुपीरियर। अरे भाई वो उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन जिसकी तो हम तो 10 साल से डिमांड ही कर रहे हैं, वहां उन्होंने जी कर दिखाया है, और ये हाँ, वो भी मैं आ ही रहा निकल था के आया। उनकी। तो अगर आप इजाजत दें तो अभी कंप्लीट कर लूं इस बात को। नहीं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे ये देखा गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में नॉर्मली ये कहा जाता है कि भाई लोग अनपढ़ होते हैं या कम लिटरेट होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कौन सा बटन किधर दबाना है। लेकिन वहां पे ये फीडबैक आया कि बिल्कुल फ्लॉलेसली लोगों ने ऑप्शन अपने दिए, ठीक दिए, इस किस्म का कोई कंफ्यूजन वहां पे नहीं एक्सपीरियंस आपने हुआ। एग्जांपल भी उसमें तो दिया है नेपाल का कि किस तरह से 3-3 वोट एक साथ वो डाल रहे हैं, 2 वोट डाल रहे हैं चल अलग-अलग बैलेट के वोट पर। अच्छा, इससे पहले मैं केनिया में देख चुका हूँ कि 7-7 वोट थे, 7 वोट लोगों ने एक साथ डाले, उनके कलर कोडिंग अलग थी, लोगों ने मिस्टेक फ्री उसको किया था। तो इसलिए इस इशू को भी हम सीरियसली डेप्थ में कंसिडर करना चाहिए। और इधर अगर आप हमारे यहाँ इजाजत तो देंगे तो एक जी 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 कि आप बोलिए। नेपाल की एक और बात पे मैं नेपाल को खत्म करता हूँ कि आजकल हमारे यहाँ बहुत दिन से ये चल रहा है कि इलेक्टोरल जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है ये अच्छी और फेयर होनी चाहिए और बायलेटरल होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप एक्ट बनाइए, तो उन्होंने कोलिजियम बना दिया। ये बात दूसरी के कोलिजियम की कंपोजिशन बड़ा क्वेश्चनेबल है कि भाई 2 सरकार की हो गया और 1 ऑपोजिशन की हो गया, तो रिजल्ट तो पहले से पता लग गया कि क्या रिजल्ट होगा, है ना। वहां पे बड़ा अच्छा सिस्टम है, वहां पे 2 टियर सिस्टम है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है जो लोगों को चुनती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, चीफ जस्टिस हैं और स्पीकर हैं, ये मिलके चुनते हैं।